डेटा अपडेट होके आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो उस तरीके का डेटा अगर हम किसी टेबल में स्टोर कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक और स्नैपशॉट फैक्ट टेबल, क्योंकि इट इज स्टोरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपको एक अपडेट देते रहे। जैसे आप समझ लो मूवी का टिकट बुक कर रहे हो, एंड इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम मॉर्निंग, आफ्टर 1 आवर इट हैज टू अपडेट, बट वहां पे उन्होंने कैसे किया है, आफ्टर एवरी मिनट और आफ्टर सम अमाउंट ऑफ अ टाइम दे आर गोइंग टू अपडेट दैट, मीन्स वी आर गोइंग टू गेट अ क्लियर इंफॉर्मेशन। अगर उस तरीके के टेबल आप बना रहे हो, दैट टेबल एंड यू आर स्टोरिंग ऑल द फैक्ट्स रिलेटेड डेटा, दो tables are called as a periodic fact table or snapshot fact table. ओके, नेक्स्ट अक्यूमुलेटेड फैक्ट टेबल। अक्यूमुलेटेड फैक्ट टेबल में कैसे रहेगा, एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर अगर डेटा स्टोर कर रहे हो, जैसे मान लो आप अगर इफ यू आर परचेजिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन और फ्लिपकार्ट एंड वॉट एवर द ड्यूरेशन, or whatever the time span is there, if you are recording that time span in one particular table, that period is nothing but accumulated, because we are accumulating a period of amount of time and we are storing the different whatever the dates or whatever the things are required to be maintained। अगर उस तरीके का हमको डेटा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के सारे डेटा अगर एक टेबल में स्टोर रहेंगे तो हमको एक्सट्रैक्शन में बहुत इजी हो जाएगा वो। दैट इज नथिंग बट वॉट एवर द डेटा वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ और एंड यूजर, दैट टाइम इट इज वेरी इजी। अगर फ्लिपकार्ट के पास ऑर्डर ट्रैकिंग नहीं रहता या अमेजोन के पास ऑर्डर ट्रैकिंग नहीं रहता, देन हाउ कम यू नो दैट योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू डिलीवर टुडे टुमारो, देन यू शुड बी रेडी। If you if you order your product on cash on delivery basis, then you should be ready with your cash, all those things. If they are not having that kind of a facility, then it is very difficult to get that order and it is very difficult to run the business or whatever the show they are running. In that case, what they have designed, if you are maintaining a period amount of a time data, then that table will be, we are calling it as a accumulated fact table. So यहाँ पे आपको ये चीज पता चलेगी, if someone is asking in your project or in any document, they have written to store this kind of a data, we need to develop the accumulated fact table. So what you can understand easily, that is nothing but they are asking us to maintain a data over a period of a time. मीन्स अगर आपका एक साइकिल है, साइकिल वाइज अगर आप डेटा स्टोर कर रहे हो एंड यू आर मेंटेनिंग ऑल द डिटेल्स और रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ डेट्स और इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स, then those tables we are calling it as a accumulated fact table. Okay, Yes sir. Yes yeah, sir. next is, no, it is not that much difficult, it is very easy. Factless fact table में आपको दिखेगा फैक्ट्स, लेकिन factless fact table में कैसे रहेगा, सिंपल, आपका जो स्कीमास वगैरह डिजाइन किया हुआ रहेगा, जैसे हमने डेटा मॉडल्स बनाया था फिजिकली, लेकिन आपके पास बहुत सारे डायमेंशन है और फैक्ट्स भी है। जैसे आप एक एम्प्लॉय के लीव का सिस्टम ले सकते हो या प्रोडक्ट के प्रमोशन का सिस्टम ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के प्रमोशन का फैक्ट लिया है, एम्प्लॉय के लीव का भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे फैक्ट्स आपको रहेंगे, लेकिन दोज आर नॉट ओरिजिनल फैक्ट्स, दिस इज द फैक्टलेस फैक्ट टेबल। सी यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये स्टोर है, डेट है, एंड दिस इज द प्रमोशन इवेंट, but I have created one promotion fact in which I am just taking this dimension keys and which is there in the numbers. But whenever I want to promote my product, I will go to this particular promotion ID and I will check which product I needs to be promoted. अगर ये नहीं समझ में आया तो लीव सिस्टम ले लो। लीव्स में कैसे रहेगा, सिर्फ वहां पे किस डेट पे आपने लिया था, कौन सा एम्प्लॉय है और कौन सा डेट था और किस कैटेगरी का लीव लिया है, सिक लीव लिया है या पेड लीव है या मेडिकल लीव है या हेल्थ इमरजेंसी लीव है, ऑल दोस डेटा विल बी मेंटेन इन वन सिंपल लीव सिस्टम। लेकिन वो इंटीग्रेटेड रहेगा, एम्प्लॉय नंबर आपको एम्प्लॉय वाले टेबल में मिलेगा, लीव का कैटेगरी लीव के कैटेगरी के टेबल में मिलेगा, लेकिन वी हैव क्रिएटेड द लीव फैक्ट सिस्टम, इनसाइड इन दैट वी आर मेंटेनिंग ओनली द प्रोडक्ट सॉरी डायमेंशन कीज फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस। सॉरी टू इंटरप्ट। जैसे यहाँ पे अब ये मेरा लीव फैक्ट है,
एम्प्लॉय वाला टेबल है। यहाँ पे क्या रहेगा, एम्प्लॉय का आईडी रहेगा, और ये आपका यूनिट कौन सा है, यहाँ पे आपका यूनिट आईडी रहेगा। मान लो ये कैटेगरी आईडी, एंड यहाँ पे है आपका months. Yeah, you can take that. Days, which will be ID. So all these things will be maintained and they have created in fact, but here the original fact IDs are not particular, कोई fact लगेगा नहीं। तो इस तरीके का अगर टेबल हम बना के we are storing the data, then that is called as factless fact table, because inside in this we are having only, इसको क्या बोलते हैं, dimension keys बोलते हैं। And inside the product fact table, if we have only dimension keys, then that kind of a fact tables we are calling it as a factless fact table, because we are not creating any individual facts. तो यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय लीव ले रहा है तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि कौन सा उसने लीव लिया था और कौन सा ये, जब वी आर गोइंग टू अप्लाई द ज्वाइन, सो इजीली वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट इंफॉर्मेशन। क्लियर गाइस? सिर्फ इतना रखो कि याद, factless fact table में सिर्फ we are maintaining the dimension keys. If we are maintaining only the dimension keys in one particular table, that table is nothing but your factless fact table. Guys, हेलो सर। यस सर। ट्रांजैक्शन का बताना एक बार, फर्स्ट वाला। ट्रांजेक्शन फैक्ट टेबल आपके जो बैंक का डेटा, आपके अकाउंट का डिटेल इंफॉर्मेशन जो स्टोर करेगा, और वो डिटेल रहना चाहिए रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। अगर विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कुछ चीज चेंज हो रही है तो उसके लिए एक रिकॉर्ड वहां पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। जैसे समझ लो आपने 10 रुपीज पे किया है एक शॉप पे, आफ्टर दैट you are aware that the cost is around 15 rupees, then after that again 1 minute or 2 minutes you are going to pay 5 rupees, 5 rupees, but it will not combine that record and it will not maintain। तो 10 रुपए के लिए पूरा अकाउंट इंफॉर्मेशन, आपका बैलेंस कितना था, डेबिट कितना हुआ, आपका लास्ट अपडेटेड ट्रांजेक्शन, ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। और जब आपने 5 रुपीज पे किए तब भी वो पूरा अकाउंट डिटेल्स, उसका डेबिट क्रेडिट और कौन से डेट पे किया था, कौन से टाइम पे किया था, ऑल दिस थिंग्स विल बी मेंटेन्ड। सो ट्रांजेक्शन डिटेल्स, ठीक है? यस सर। ओके, अभी एक लास्ट टॉपिक है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, डिटेल स्कीमास। Yes. So let me share my screen again. Okay, so basically in data warehouse, we are having 3 different types of schemas. So already we have studied the data models, but whatever the data models we have designed, उसी को एक, अगर आप किस तरीके से डिजाइन कर रहे हो उसी बेसिस के ऊपर उन्होंने क्या किया है, उसको स्कीमास के नेम इन्वेंट किया, या उसको उन्होंने एक नेमिंग कन्वेंशन दिया, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। एक कुछ कॉमन अगर टर्मिनोलॉजी रहता है तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। अगर मेरा टर्मिनोलॉजी मैं अलग से यूज कर रहा हूँ, अगर मेरा लैंग्वेज आपको समझ में ही नहीं आएगा, कॉमन वर्ड्स ही नहीं रहेंगे, कॉमन थिंग ही नहीं रहेगा, व्हाट इज द intermediator between you and us? That is nothing but the language. Here also, whatever the design everyone is doing, because everyone is working on the same thing, that's why they have made a common nomenclature बोलते हैं उसको। That's why whatever the naming conventions, so that easily everyone can understand, उसी तरीके से वो डिजाइन को नाम दिया गया, and that has been kept as a constant, so that if someone is talking about something then we can easily understand।
ओके, हियर आल्सो द सेम थिंग, डेटा मॉडल्स हम अगर बोलेंगे तो कौन सा डेटा मॉडल डिजाइन किया है, किस तरीके का है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, सो दैट they have kept they have created a naming conventions for data models. अगर आपने इस तरीके से डिजाइन किया है तो हम इसको ये नाम देंगे, अगर आपने कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया तो इसके लिए हम ये नाम दिया है। तो जैसे सपोज मान लो मेरे पास फैक्ट सेंटर में लोकेटेड है और उसको सराउंडेड बाय डायमेंशन, बट इट इज नॉट देयर इन द रियल टाइम, क्योंकि रियल टाइम में आप जब भी डेवलप करोगे तो ये एंटिटी है, इसके लिए एक टेबल बनाओगे, इसके लिए एक टेबल बनाओगे, 5 टेबल बनाओगे, 5 टेबल यू आर गोइंग टू स्टोर इनसाइड द यूर whatever the database you have used to create that one. लेकिन इसका रिलेशनशिप कैसे रहेगा, whatever the product dimension, whatever the customer dimension, whatever the time dimension, whatever the location dimension, all the dimensions will be stored inside that particular fact. That's why we are calling it as a center point, and it will be act as a foreign keys. So इसका structure अगर हम सोचेंगे तो it will be looks like a star structure. तो star is nothing but the fact table located into the middle and dimensions are surrounding by it, because dimensions are primary keys and fact is a table in which we are storing the foreign keys from multiple dimensions. So that's why it will be always acting as a center point, because if you want to communicate from product to location, then via sales team you can sales item you can reach out here. If you want to communicate product to customer, then you can easily communicate, मीन्स अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है या सेंटर पॉइंट कौन सा है, दैट इज द फैक्ट। डायरेक्टली मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ क्या प्रोडक्ट और लोकेशंस को? इज देयर एनी कॉमन थिंग इज प्रेजेंट इन बिटवीन प्रोडक्ट एंड लोकेशन? नो। तो दैट्स व्हाई ये डिजाइन है, ये रियल टाइम में ऐसे रहेगा, that is not fixed, because to understand that concept they have designed in this way. अब रियल टाइम में अगर मैं डेवलप कर रहा हूँ, ये मुझे डिजाइन दिया गया है स्टार स्कीमा का, तो मैं क्या करूंगा, इसमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करूंगा एंड इंडिविजुअल टेबल्स आई विल क्रिएट। यहाँ पे ये प्राइमरी की रहेगा, यहाँ पे टाइम का जो फॉर्मेट रहेगा, दिस इज द प्राइमरी की, कस्टमर आईडी वाज द प्राइमरी की, लोकेशन आईडी वाज द प्राइमरी की। आफ्टर दैट आई वांट टू क्रिएट द रिलेशनशिप अमंग द सेल्स टीम। तो सेल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, ये डायमेंशन, इसको बोलते हैं डायमेंशन कीज, ऑल द डायमेंशन कीज आई एम स्टोरिंग इनसाइड द फैक्ट। अगर मैं ये क्वांटिटी सोल्ड और अमाउंट सोल्ड नहीं करूंगा तो ये कौन सा टेबल हो जाएगा? If I remove this quantity sold and amount sold, then what kind of a table it is? Factless. Yes, factless fact table. If you are storing only the dimension keys, okay. So this is the design what we have performed. ये हो गया स्टार। अब स्टार का थोड़ा अगर एक्सटेंड करते हैं, दैट इज नथिंग बट इफ यू आर डिराइविंग अ कस्टमर फ्रॉम कस्टमर, ये अगर मैं डिराइव कर रहा हूँ और एक कैटेगरी बना रहा हूँ, जैसे समझ लो यहाँ पे कस्टमर्स बहुत सारे हैं लेकिन कस्टमर्स का कैटेगरी नहीं है। तो मैं जब लॉन्च किया था, जब डिजाइन किया स्कीमा, आई फॉरगेट टू मेंशन दैट वन, बट व्हेन द बिजनेस इज ग्रोइंग देन आई नीड टू कैटेगराइज द कस्टमर्स। सो अगर इफ आई एम डूइंग द एक्सटेंशन ऑफ दिस कस्टमर, then that customer category, but it is not interlinked with this. If we are designing such kind of schemas, then those schemas are nothing but your snowflake schema. Snowflake schema is nothing but extension of a star schema. Just we are deriving a subset from a main component or main entity. अगर यहाँ पे locations का मैं कुछ अगर location store या कुछ यहाँ पे derive करके कर रहा हूँ, then that will be a snowflake schema. The same thing you can observe here. So customer type, territory, I am deriving. I'm creating a customer type as a subset from customers, and territory we are creating from locations. It is a subset. So if we are designing in this way, then those designs are called as a, or those schemas are called as a snowflake schema. Or in other words, I have subdimension from dimension inside a snowflake schema, or we can simple words, we can tell that extension of a star schema.
भी होता है जब रिक्वायरमेंट थोड़ा छोटा है, they can use that also. कोई डाउट है इसमें? Guys, No, sir. with this the part is completed. Now we'll shift the gear to our simple designs like data load कैसे होता है हमने तो देखा था SCD में, but we'll start from scratch what SSIS tool will perform. Basically, what ETL, why we need to have a ETL after this data warehouse, we will go with that concept. I will show you that pictorial representation and we'll start with that. So first, सर इसमें डायमेंशन टेबल में कंपनी आईडी और फैक्ट टेबल में कंपनी आईडी बोथ आर सेम क्वांटिटी सेम। कहाँ पे? सर इसमें पूछना था डायमेंशन टेबल में जैसे हमने डिफाइन किया कंपनी आईडी और फैक्ट टेबल में भी कंपनी आईडी डिफाइन करते हैं, तो ये दोनों सेम यहाँ पे कैसे? नहीं 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 नहीं, ये रिलेशनशिप है। ये देखो यहाँ पे ये प्राइमरी की है, यहाँ पे जाके वो फॉरेन की होगा। ओके तभी जाके रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगा। देखो मुझे कंपनी से स्टूडेंट तक रीच होना है, तो आई विल ज्वाइन अप्लाई फर्स्ट, ये कंपनी आईडी के ऊपर ज्वाइन करूंगा, स्टूडेंट का रोल नंबर लूंगा, स्टूडेंट के रोल नंबर से यहाँ पे ज्वाइन करूंगा, उसका नाम निकालूंगा। अगर टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा। राइट और रॉन्ग? हाँ सर, yes sir. Join is clear. Yes. So just okay. So these are all the concepts, whatever the concepts we have studied till date, these are all the data warehouse design concept. Now the question arises, why we shifted the gear to ETL? हमको ETL क्यों चाहिए? क्योंकि whatever the data we are storing inside the SQL, we can import and we can export, but that task was very difficult to import the data because only some of the resources it is going to support, and we are not going to convert that data as per our requirement. जस्ट हम लोड कर सकते हैं, उसके बाद में कन्वर्सेशन या ट्रांसफॉर्मेशन अगर मुझे अप्लाई करने हैं एससीडी वाले या दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो द डेटा, whatever the data we are storing in the warehouse, that much refined data we are not able to store, and within fraction of amount of time we are not going to store. So somewhere when we are loading the data from outside sources to, और उसको बोलते हैं import export, वो SQL में है. तो जब हम वो डेटा लोड करते थे तो हमारे पास कैसे, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग, तो कन्वर्सेशन नहीं थे, ये सारी चीज वी आर फेसिंग दैट इशू. बट in order to avoid that, they have shifted to new gear, that is the new technology that is called as a ETL. ETL का मीनिंग क्या है? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. एक्सट्रैक्ट इज नथिंग बट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट अ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस. अब इसका जरूरत क्या है? सपोज मेरे पास एक बैंक है, दिस इज द ABC बैंक.
have started its operation. Started in the year of 2010. Okay. After that, इसका डिजिटाइजेशन उनको करना है. Digitization they want to do in 2018. Amount of data is 8 years का है total. And storage. मेरे पास मेरा बैंक 4 जोन में है, लाइक Z1 3 जोन पकड़ते हैं, Z2 एंड Z3. तो Z1 का स्टोरेज है, हमने पूरा डेटा एक्सेल में स्टोर किया है. एंड Z2 इसी बैंक क्या क्या लिया था डिटेल मैंने 8010 27 data warehouse. They planned in 2018. After that, zones Z1, Z2, Z3. Amount of data 8 years. Excel. And database. Now, I want to create a single data warehouse. Single format. इस केस में क्या होगा? Because Z1 is having Excel, Z2 is having text, and Z3 is having database. Now we want to store all the data into a one data warehouse, but it is very difficult to do that. But that difficulty has been resolved by utilizing the SSIS tool or whatever the different ETL tools. और यहाँ पे आपको जब भी डेवलपर बनना है ETL डेवलपर, then you should have more focus on tool basis, because as a tester tool is not mattered, but as a developer every tool is matter, because आपको वहां पे जाके डेवलप करना है तो हर एक टूल आपको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके अगर आपको Amazon Redshift डेवलपर बनना है या SSIS डेवलपर बनना है, इन्फॉर्मेटिका डेवलपर बनना है, then you have to explore the tool first, then only you can attempt for the development. लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि जो प्रोसेस रहेगा ETL का वो सेम ही रहेगा. अब ये टूल आपने यूज किया है, दूसरे टूल में यूज करने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन you will expertise because the level of operation or the base of operation is always a common. That is, its role is extract, transform and load, and that kind of operation is going to perform. तो वहां पे सारे ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगे, वहां पे कुछ, यहाँ पे कोई टूल में पैकेज बोलेगा, दूसरे टूल में कोई सेशन बोलेगा, तीसरे टूल में कोई बैच बोलेगा. It depends, but batch, session and package, it is all performing the same kind of operation, that is extract, transform and load. ठीक है. तो यहाँ पे अब देखो कैसे ETL का मेन यूज कैसा है. अब ये मेरा Z1 है, दिस इज Z2 एंड दिस इज Z3. अब हमारे पास वी हैव मल्टीपल टीम ऑप्शन. रहेगा आपका
ये वाला टीम, सेकेंड रहेगा आपका डेवलपमेंट एंड यू आर बिलोंग्स टू दैट, एंड थर्ड इज टेस्टिंग टीम. So all the analysis requirement ये रिक्वायरमेंट पूरा ये करेगा, वो क्या करेगा, रिक्वायरमेंट प्रिपरेशन. ओके, रिक्वायरमेंट दैट इज बिजनेस रिक्वायरमेंट. और इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट रहेगा he has to prepare that system requirement specification document. After that HLST. After that mapping sheet, or we can call it as progressive data mapping. ठीक है. Then these are the base document I am saying. He has to circulate all these documents to developer and tester. As a developer, what you have to do? First, analysis of SRS. After that, using mapping sheet, you have to start developing packages. Okay, this is what you have to do. But here the mapping sheet is playing a vital role when you are going to develop the packages. अब देखो यहाँ पे कैसे रहेगा. This is what your different sources. Here is Z1. इसमें है Excel में, and this is what Z2, and this is in text, and this is Z3, and this is in database. These are the three different sources. Now we'll start what is there in the ETL process. And this is your complete ETL process. And here we are creating a different layers. यहाँ पे different layers क्यों करते हैं? I will tell you. The landing layer. I will tell you one by one, don't worry. I will write it first. And this is data warehouse. And this data gets loaded and it will travel from one place to another place. And at last it will store inside the data warehouse. Now why we need this landing? Landing is nothing but exact replica. आपको क्या करना है, पहले सबसे पहला टास्क रहेगा आपके जो सोर्सेस है उसको इस तरीके से आपके डेटाबेस में लेके आओ. क्योंकि अगर आप
ये सारी चीजें डेटाबेस में अगर आप लेके आओगे तो आपको सबसे एडवांटेज चीज रहेगा, यू हैव दैट सीक्वल टू ऑपरेट दैट डेटाबेस। बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ी पता चलने वाला है ये, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे जो डेटा है इसी तरीके का डेटा है, लेकिन ये फॉर्मेट अलग है। तो अगर मुझे एनालिसिस भी करना है या मुझे ये कंबाइन करके इस बैंक के लिए, एबीसी बैंक का डेटा वेयरहाउस बनाना है मुझे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। बिकॉज अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कन्वर्ट नहीं करूंगा, एक जगह पे स्टोर करूंगा, तो वही दिक्कत आएगी मुझे। क्या दिक्कत आएगा? whenever I am going to access the information for a particular accounts, those who have performed well in this year, that is at least they have maintained 10 lakh rupees of a balance. तो यहाँ पे कुछ अकाउंट्स है, यहाँ पे कुछ अकाउंट्स है, यहाँ पे कुछ अकाउंट्स है। अगर मैं ये ETL का प्रोसेस नहीं करूंगा, तो मैं अगर SQL का क्वेरी लिख रहा हूँ तो ओनली एक्सेसिबल टू दिस डेटाबेस ओनली। So what about this? So it is not going to give the correct information. That's why what they have did, extract all the resources, that is apply or load or transform into ETL process. ETL process में different layers क्यों बनाते हैं? They will copy first exact replica inside Excel, inside the text, whatever the text is there, they will create one simple tables. टेक्स्ट का एक बनाएंगे, एक्सेल का एक बनाएंगे, एंड Z3, बिकॉज एट लास्ट Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to ABC का what? Data warehouse. Right or wrong? Because the same kind of a data we are having, we are creating a Z data warehouse, that is go on mute, Z1 plus Z2 plus Z3, but that would be same format, but here we are having the different format. तो ETL क्या help करेगा आपको? Whatever the data, we can load it exactly the replica. The landing is nothing but exactly the Xerox copy of this, but it is converted into a in terms of a table. जब डेटा टेबल में कन्वर्ट होगा और ये सारे फॉर्मेट एक में नहीं है, तो लैंडिंग में एग्जैक्ट रिप्लिका आया, तो लैंडिंग से स्टेजिंग में जब भी ट्रैवल करेगा डेटा, देन दे आर गोइंग टू अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नीड्स टू बी अप्लाइड? तो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, या दो कॉलम्स, जैसे मेरे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, मिडिल नेम है, ठीक है, ये सारी चीजें स्टोर थी यहाँ पे। अब देखो Z1 में कैसा था, एक सिनेरियो बोल रहा हूँ मैं आपको, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना आपको यहाँ पे? Z1 में नेमिंग कन्वेंशन कैसा था? फुल नेम था। लेकिन Z2 डेटाबेस में कैसे, इन्होंने क्या किया है, लास्ट नेम प्लस फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम किया है। और Z3 का फॉर्मेट कैसे है? फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, सॉरी, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। जी, ये Z में अगर मैं कंबाइन करूंगा, तो अगर मैं सिर्फ समझो मैं यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट किया है मैंने डेटा वेयरहाउस पे, फुल नेम, एंड इफ आई एम नॉट अप्लाइंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन, सो आई नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू दिस, दैट इज नथिंग बट Z1 में कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डेटा आएगा। लेकिन जब Z2 का डेटा लोड करूंगा, तो मुझे डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। आई नीड टू कंबाइन ऑल दोस थिंग्स एंड आई विल लोड इनटू दिस स्टेजिंग एरिया। और Z3 में मेरा डेटा कैसा है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, सो फॉर दैट कॉलम्स आई नीड टू add or concat those two columns and I have to store. तो जब staging में data आएगा, exactly data रहेगा and it will be there in Z1, Z2, Z3 and all these three things we are going to add. लेकिन ये किस बेसिस पे होगा? आपको थोड़ी पता ये चीज, ये रूल अप्लाई करना है बोल के? आपको कैसे पता चलेगा ये रूल अप्लाई करना है बोल के? How will you come to know that this kind of a conversation we need to perform? बिकॉज यहाँ पे ये सारी चीज कौन देगा आपको? BA देगा, एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही विल प्रोवाइड दैट, इन टर्म्स ऑफ योर मैपिंग शीट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको मैपिंग रहेगा, दिस इज ऑल्सो मैपिंग डॉक्यूमेंट एंड दिस इज ऑल्सो अ मैपिंग डॉक्यूमेंट।
Using this mapping document only, you need to develop the packages and you have to create that. If you are facing that error, again re-verify the mapping sheet. Just go to or reach out to your BA. Is this correct or is this wrong, or is this any change we need to do from your end? So he will, if he is confirmed, then we can go with that and we can develop the packages and we can load the data from source to target. And once the data will be loaded, then please intimate to tester. So testing team will start a एग्जीक्यूशन. ठीक है, यस समझ सर. में आएगी नहीं? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगा आपके लिए मैपिंग शीट. So this is the overall ETL process, and here these are the documents which is must and should needed. Without mapping sheet or mapping document, you are not going to develop anything. लेकिन अगर मैपिंग शीट उन्होंने डेवलप नहीं किया है, what they will do is they will give some information regarding that in your email. अगर इनिशियल लेवल पे उनको डिले हो रहा है मैपिंग शीट प्रिपेयर करने में, तो वो हर एक वॉक थ्रू में या कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करके आपको प्रोवाइड करते रहेंगे. ये क्लियर है? ये यस सर. ओके. Yes, sir. Now we'll go to the SSIS. सर एक पूछना था सर, Z1, Z2 और Z3 में जैसे आपने एग्जांपल दिया, जैसा Z1 में फुल नेम है, Z2 में लास्ट नेम फुल नेम, Z3 में सर यहाँ पे फिर लैंडिंग में जब ये सब आ जाएगा पूरा डेटा, तो स्टेजिंग में जो हमें फिलहाल जो आउटपुट चाहिए था, Z में फुल नेम चाहिए था, तो सिर्फ वो Z1 का डेटा एक्सेस होगा कि बाकी इसमें दोनों को भी कंपेयर करके किया जाएगा? नहीं, Z1 का डेटा हम ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे Z1 टेबल बनाएंगे. Z2 का डेटा इसको एक कॉलम कंबाइन करके यहाँ पे लोड करेंगे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो सारी चीजें सेम फॉर्मेट में रहना चाहिए. उसके बाद में हम यूनियन करो, क्या भी करो, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जैसे हम नॉर्मली यूनियन करेंगे. यूनियन करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ कॉलम शुड बी देयर, सेम डेटा टाइप शुड बी देयर, and once it is refined inside the staging, then we can easily add it. ठीक है सर, वो डेटा ओवरलैप नहीं होगा? डेटा ओवरलैप नहीं होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से की जनरेट करेंगे, दैट ETL रिकॉर्ड की. ठीक है, समझ लो यहाँ पे इसमें Z1 में एक 10,000 रिकॉर्ड है, Z2 में वी आर हैविंग दैट like 5,000 records and Z3 I am having 7,000 records. So यहाँ पे कैसे रहेगा, जब भी हम डेटा लोड करेंगे, यहाँ पे इसका सोर्स कौन सा है बोलेंगे हम पहले. सोर्स इज Z1 और Z2 और Z3. तो ये कॉलम्स ऐड होगा. एक होगा ETL रिकॉर्ड की, ये डेवलपमेंट का तरीका बोल रहा हूँ मैं. रिकॉर्ड की इसको सॉर्ट किया जाएगा. ETL रिकॉर्ड की ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए, सॉर्ट होना चाहिए. रिकॉर्ड्स आर सॉर्टिंग लाइक 10,000 के बाद यही रिकॉर्ड आके इसको एक नंबर. देन अब आपको थोड़ी पता चलेगा कि कहाँ से आने वाला ये. तो अगर एक सोर्स का कॉलम हम देंगे तो ये सोर्स कौन सा है, ये Z1 है या Z2 है या Z3 है, ये आपको पता चलेगा यहाँ पे. आफ्टर दैट व्हाइल लोडिंग, वंस द डेटा हैज बीन डिफाइंड, आप सोर्स निकाल सकते हो. यूनिक अकाउंट नंबर तो रहेगा हमारे पास, यू कैन स्टोर दैट. तो इससे आपको ये डेटा कौन से इससे आ रहा है और ये पूरा रिफाइंड हुआ है कि नहीं, और हर एक टेबल में ETL रिकॉर्ड की हम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन अस. अगर हर एक टेबल में करते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू सॉर्ट दिस ETL रिकॉर्ड की असेंडिंग या डिसेंडिंग. जैसे 1 to 10,000 हो गया, 10,000 के बाद वी हैव टू क्रिएट अ ETL रिकॉर्ड की फॉर Z2 like 11,000 to 5,000, sorry 15,000. After that in Z3 we have to create from 16,000 to 23,000. So total oral records are 23,000 and ETL record key is also created 23,000 and we can sort. जो हमको पहले टेबल लेना है, दूसरा लेना है, तीसरा लेना है, सारी इंफॉर्मेशन हम ऐसे स्टोर करेंगे. ठीक है सर लैंडिंग में बस रेप्लिका क्रिएट होगा ना?
इट डिपेंड्स। ये देखो ऐसा हार्डकोर कोई रूल नहीं है, लेकिन लैंडिंग में आप सारी चीजें करने बैठोगे तो दैट विल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। सो व्हाई वी नीड टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वन डेटाबेस? सो इट इज वेरी सिंपल टू डू दैट। अगर एक बार हमारे पास टेबल स्ट्रक्चर में डेटा आता है, then we don't have any issue to convert or apply any kind of a transformation. ठीक है guys? Yes. इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप आपके रेफरेंस के लिए। ओके ओके लेके ग्रुप में डाल दो अगर कोई है तो, नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट इज, जस्ट वेट, आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन। You guys are able to see my screen, right? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये देखो, ये 3 फॉर्मेट में डेटा है, इसको एक्सट्रैक्ट किया हमने, ट्रांसफॉर्म किया, लोड किया डेटा वेयरहाउस में। आफ्टर दैट दैट सेम थिंग वी आर गोइंग टू यूटिलाइज। और आपके सबसे इंपॉर्टेंट वैलिडेशंस इसी में है, जो पिंक कलर का है, एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग। सो हियर एक्सट्रैक्शन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ अ सोर्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट अगर एक डेटा आपको दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हो, उसका साइज इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, या इफ यू आर चेंजिंग द डेटा टाइप, दैट इज नथिंग बट दैट विल बी एक्ट एज अ ट्रांसफॉर्मेशन इटसेल्फ। Okay, so that is what transformation. Loading is nothing but where you are actually storing that data, that is nothing but you are loading. Warehouse concepts already you have aware. Package is nothing but it is a collection of control flow as well as data flow. I will show you that also here. This control flow and this is data flow. With the combination of this, we can create a package. ठीक है? Yes, sir. So as like that, SSIS supports multiple data types like integer, varchar, n varchar. आप क्या अगर करेंसी है तो it will support like money, boolean data types, many more data types it is going to support. जैसे did bool, did bytes, cy. When you are having a currency, it will be acts like a money data type, date, different formats of date, timestamps, or if you want to store the data in terms of varchar, you can store, or you want to store the data in terms of n varchar, you can store that, because that kind of all the data types we have inside the SQL server, or we can call it as a SSIS tool, SQL Server Integration Systems. So ये मैं sheet share करता हूँ, थोड़ा इसको go through कीजिए। कल when we are going to start that development perspective, then we can easily understand कौन सा data types ये कर रहे हैं हम। Okay? Yes, sir. Yes, sir. So we'll stop here, guys. तो ओवरफ्लो हो जाएगा Okay, sir. थोड़ा। Okay, sir. Thank you, sir. ये मैं Thank you, शेयर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा एक बार पढ़ना, गो थ्रू करना बस। Yes, sir. सर वो एक्सेल शीट भी सेंड करो। हाँ, एक्सेल शीट भी भेजता हूँ। सर वो डायमेंशन वाले भी, टाइप्स ऑफ डायमेंशन वाले भी नोट शेयर करने के बचे हैं, वो भी करो। हाँ, दोनों शेयर कर रहा हूँ। ओके चलो बाय, टेक केयर, विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थोड़ा 7:15 को करता हूँ टाइम, चलेगा ना? Okay, sir. ओके सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके चलो, थैंक सर यू। रात्री पण घेतला तर चालते।
रात्री नाही जमणार, रात्री मला थोडं काम लागलं त्याच्यामुळेच नाही होत आहे. मी क्लासेस नाही घेतले 4-5 दिवस त्यांची. माझं ते प्रोडक्शन इश्यू चालू आहे. काल कुठं रात्री 1 वाजेपर्यंत बसल्यानंतर सॉल्व्ह झालं ते. ओके सर, नो प्रॉब्लेम. सकाळीच बेस्ट आहे. सकाळी क्लास घेतले ना तुम्ही मोकळे, मलाही मोकळे होतं. काम असतं रात्री. हा ते चालेल. होत. ठीक आहे, होऊन जाईल, काय प्रॉब्लेम नाही. चलो, फक्त 7 ते 8 दिवसात संपून देईन. 10 दिवस लागतील. हा थोडं बिग सर, डेटाचं कॉन्सेप्ट पण शिकवायचे. चलो बाय. सर बाय सर, थँक्यू सर. बोलो बोलो, क्या है? सर अभी सर आता जे तुम्ही एक्सेल वर सॉरी वर्ड मध्ये जे तुम्ही फाईल सेंड करणार आहे ना सर, त्याच्याबद्दल SSID वगैरे, तर त्याच्याबद्दल तुम्ही थोडं बेसिक सांगू शकता का सर उद्या? एक रिवाइज हो. करू शकता? तुम्ही वाचून घ्या, मी सांगणारच आहे उद्या. ओके ओके सर. त्याच्यासाठीच दिलंय थोडं. ओके ओके सर.